दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सर्दी की ठंडी रातें और दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, पर हमारे दिन तो कभी नहीं बदलेंगे। अभी मेरी बेटी पिंकी रो रही थी और कह रही थी, माँ नया साल आने वाला है, माँ मेरे भी नए कपड़े बनाओ, माँ मेरी सारी फ्रेंड न्यू ईयर की पार्टी करेंगी माँ, और मैं उन्हें देखती रहूंगी माँ। आज पिंकी की दर्द भरी आंखें देख के मेरा तो कलेजा फट गया, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। सब अपने घर में नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि नए साल में भी हमारी जिंदगी मुश्किलों से उलझी रहेगी। ये भी अपने बच्चों की खातिर कितनी मेहनत करते हैं, पर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहे। दूसरे घरों में झाड़ू पोछा कर करके मेरी तो कमर टूट गई, पर हमारी जिंदगी में कब तब्दीली आएगी, कब हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। पिंकी की रोती हुई आवाजें अभी भी मेरे कान में गूंज रही हैं। मुझे कुछ करना होगा अपने बच्चों की खातिर। मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती, मुझे बाजी के पास जाना ही होगा और बाजी से कुछ पैसे उधार के लिए मांगने ही होंगे। इस बार मेरी बेटी पिंकी भी नए कपड़े पहनेगी। मैंने अपनी बेटी को वचन दिया है। बाजी अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई बाजी, मुझे आपकी थोड़ी सहायता चाहिए। बाजी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। आपको तो पता है ना, नया साल आने वाला है। मेरी बेटी पिंकी चाहती है कि इस नए साल वो अपने दोस्तों के साथ नए कपड़े पहने। बाजी अब तो दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है। बाजी आप जनवरी की तनख्वाह मुझे एडवांस में दे दो। बाजी मुझ गरीब पे तरस खाओ। तुमने ये अच्छा लगा के रखा है रज्जो, जब तुम्हारा दिल करता है पैसे मांगने आ जाती हो। हमारे पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। मेरे पति भी दफ्तर में दिन रात मेहनत करते हैं, जब जाके वो कुछ पैसे कमाते हैं। किसी के आगे भीख नहीं मांगते। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें मांगने की आदत हो गई है। बाजी अगर आज मैं मजबूर ना होती तो कभी आपसे पैसे मांगने ना आती। बाजी आप मुझसे ज्यादा काम करवा लेना। बाजी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, इतने पैसे कि मेरी बेटी पिंकी की एक नई फ्रॉक आ जाए। बाजी बाजी आप बहुत अच्छी हो। आपने दिसंबर की तनख्वाह भी मुझे एडवांस में दे दी थी जब मेरा बेटा राजू बीमार था। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। बाजी आप हमेशा मेरी सहायता करती हो। रज्जो मेरे पास इस बार सच में पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अपने पति से कहो कि जाके मेहनत करे और कुछ पैसे कमाए तुम्हारे बच्चों की खातिर। ये अमीर लोग कभी हम गरीब की मजबूरी नहीं समझेंगे। मैं कितनी उम्मीद से बाजी के पास गई थी, पर बाजी ने साफ इनकार कर दिया। ऊपर से कहती है कि मुझे मांगने की आदत हो गई। कोई भी इंसान अपनी खुशी से नहीं मांगता जब वो मजबूर होता है, जब दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। ए ऊपर वाले, तुझे मुझ पे कब तरस आएगा? कब तक मैं यूं ही दूसरों के आगे हाथ फैलाती रहूंगी और दूसरों की बातें सुनती रहूंगी? इन अमीर लोगों की कड़वी बातें मेरा कलेजा काट के रख देती हैं। कभी तो मेरा मन करता है कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अब मुझे इनके आने का ही इंतजार करना होगा। ये आज गए थे सेठ साहब के पास अपने पैसे मांगने के लिए। अगर सेठ साहब ने इनका उधार लौटा दिया तभी हमारी जिंदगी में थोड़ी सी राहत आ पाएगी, लेकिन उससे अच्छी उम्मीद लगाना ये भी तो ठीक ना होगा ना। वो सेठ तो गरीबों का हक मारता है, पैसे देने में तो उसकी जान जाती है। आज मेरी बेटी पिंकी का मूड बहुत ज्यादा खराब था। मैंने उसको जबरदस्ती ट्यूशन भेजा है। उसकी ट्यूशन आने से पहले ये आ जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि सेठ ने का उधार चुकाया है या नहीं। पिंकी को सच में ड्रेस दिला पाऊंगी या आज भी कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। ये अभी तक आए क्यों नहीं? अब तो समय काफी हो गया है। कहाँ रह गए थे जी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सेठ साहब ने आपके पैसे दिए या आपको फिर से खाली हाथ लौटा दिया? आपको पता है मेरी बेटी पिंकी आज कितना रो रही थी। उसकी आंखों में बेबसी देख के मेरा मन खून के आंसू रो रहा था। कहाँ है पैसे? लाई दीजिए पैसे, मुझे पिंकी को लेके जाना है, उसको नए कपड़े दिलाने हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपने मुंह में दही जमाई हुई है? मैं पूछ रही हूँ, पूछ पूछ के पागल हो गई हूँ। कुछ तो कहिए। क्या हो जाता तुम्हें रज्जो? कभी तो मेरे बारे में सोचा करो कि मैं धूप में से थक के आ रहा हूँ। एक दफा ये भी नहीं पूछती हो कि एक गिलास पानी ला के पिला दूं। मैं घर में आता नहीं हूँ, बस तुम पैसा 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 ही करती रहती हो, कभी मेरा पूछती ही नहीं हो। तुम्हें मुझसे यही जानना है ना कि सेठ ने मुझे पैसे दिए या नहीं दिए? तो सेठ ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। अब तुम्हारी बेटी पिंकी आए तो उसको बता देना कि इस साल भी नया साल यूं ही बीतेगा हमारा। ना ही पिंकी को नए कपड़े मिलेंगे और ना ही नए खिलौने। आपने तो आपसे कह दिया कि मैं पिंकी को बोल दूं, मैं इस साल भी नए कपड़े नहीं बना पाऊंगी। अब मेरी बच्ची का दर्द समझ ही नहीं सकते। आज मेरी बेटी फूट फूट के रो रही थी। उसने मुझसे एक ही बात की, माँ कब तक हम यूं ही कपड़ों में तरसते रहेंगे? माँ मेरी सारी दोस्तें नए साल की खुशियाँ मनाती हैं और मुझे अपनी पार्टी से निकाल देती है। माँ इस बार कुछ भी हो जाए पिंकी को नए कपड़े लाके ही दूंगी। कहाँ से लाके दोगी? दूसरे घरों में जाके डाका डालोगी? चोरी करोगी? मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन मुझे अब लगता है कि हमारा ये साल भी यूं ही किलस किलस के ही गुजरेगा रज्जो। और तुम जितनी जल्दी इस बात को मान लो और अपने बच्चों को समझा दो, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। ईद, दिवाली, नया साल, ये सब अमीरों के चोचले होते हैं, ये हमारे लिए नहीं होता रज्जो। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए ना, हम गरीबों के लिए वही बहुत है। रज्जो मुझे इस तरह से मत देखो। मैंने कहा है ना
कि मैं अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुका हूँ। हर जगह पैसे मांग के देख लिए, कोई भी मुझे पैसे देने को तैयार नहीं है। अभी तो मेरे सर पे घर का किराया, बिजली का बिल सब चढ़ा हुआ है, ऊपर से बच्चों के स्कूल की फीस। सेठ साहब मुझसे दिन रात खेतों में काम करवाते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो छोटे छोटे नुकसान दिखा दिखा के मेरी आधी तनख्वाह काट देते हैं। तो अब सेठ साहब लोग काम ही क्यों करते हैं, कहीं और काम ढूंढिए ना। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनकी लाख ख्वाहिशें हैं, कब तक मेरे बच्चे यूं ही अपनी ख्वाहिशों को मारते रहेंगे। हम तो बड़े हैं, अपनी ख्वाहिशों को अपने सीने में दफन कर लेते हैं, पर उन बेचारे बच्चों का क्या दोष है। हमारे बच्चों का बस यही दोष है कि वो हमारे घर में पैदा हो गए। आपसे तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना होगा। अच्छा रज्जो, तुम दिल छोटा मत करो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल मैं अपने बच्चों को नए कपड़े जरूर बना के दूंगा। कल सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि नया काम पकड़ूं, उससे उधारी मिलेगी, उससे तुम बच्चों को नए कपड़े बना देना। हर बाप बस यही ख्वाहिश करता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। मैं कोशिश तो पूरा करता हूँ पर मैं हार जाता हूँ। ऊपर से महंगाई, इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। मेरे दोनों भैयाओं ने भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और आज उनके पास सब कुछ है। वो गांव में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों ने अपने गांव में पक्के पक्के घर बना लिए और मैं यहाँ किराए पे पड़ा हुआ हूँ। किसी ने सच कहा है कि अपनों का पता गरीबी में पता चलता है। गरीबी में पता चलता है कि कौन आपका साथ देता है और कौन नहीं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे दोनों भाई अपने अपने घरों में ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। कितनी बार सोचा कि बड़े भैया से अपना हक मांगूं कि अब भाई घर में मेरा भी हिस्सा बनता है, पर मेरा मुंह ही नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं जाऊंगा तो वहाँ से भी जलील ही होऊंगा, वो लोग मुझे कुछ पाई नहीं देंगे। अब्बा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, सबको दोनों भाइयों के नाम कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब्बा अगर मेरे नाम कोई जमीन कर लेते तो मेरी जिंदगी भी आसानी से गुजरती, मेरे पास भी रहने को एक घर होता। अब्बा ने कभी मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। भैया गले से लगा के रखा और मुझे दूर रखा। छोरे जी क्यों अपना मन खट्टा करते हैं। पुरानी यादों में जाएंगे तो आपको पीड़ा होगी, इससे अच्छा है कि आने वाले कल के बारे में सोचिए। तुम ठीक कहती है रज्जो, कल मैं जाऊंगा सेठ साहब के पास, अपना हक मांगूंगा। पता नहीं क्यों मैं रज्जो पे इतना गुस्सा करता हूँ। रज्जो बात तो ठीक कर रही थी ना, मैंने आज तक अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। मैं तो बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकता। मेरी बेटी पिंकी ने सिर्फ नए कपड़े ही तो मांगे हैं। कब तक मेरे बच्चे यूं ही दूसरों की उतरन पहनते रहेंगे। मेरे बच्चों का भी तो मन करता होगा ना, और बच्चों की तरह नए कपड़े पहनने का। मुझे सेठ साहब से आसक्ति से निपटना होगा, उनसे अपने पैसे मांगने ही होंगे। मैं उनके आगे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरे खून पसीने की हक हलाल की कमाई है जिसपे वो नाक बन के बैठे हुए हैं। सेठ साहब आपको पर भले की आह लगेगी, इस गरीब का हक मार के आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चे छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहे हैं और आपके बच्चे बाहर मुल्कों में अयाशा कर रहे हैं। सेठ साहब ने अपने तीनों बच्चों को यूके भेज दिए पढ़ाई के लिए, और हमारे बच्चों का क्या? हमारे बच्चों का क्या भविष्य? हमसे पैसे ले लेके कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, इस बड़े से घर में रहते हैं सेठ साहब। इस गांव में पहले सेठ साहब का एक घर हुआ करता था, एक एक करके सेठ साहब ने पूरा गांव ही खरीद लिया हमारी मेहनत के पैसों से, और हमें हमारा हक नहीं दे रहे। आज कुछ भी हो, मैं सेठ साहब से बात करके ही रहूंगा। उनको कहूंगा कि आपने जो मेरे इतने सारे पैसे काटे हैं ना, वो मुझे वापस दीजिए। मेरे बच्चों को नए कपड़े चाहिए। मुझे पता है कि सेठ साहब मुझे एक रुपया भी नहीं देंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज कुछ भी करके अपने पैसे लेके ही जाऊंगा। वो मेरे खून पसीने की कमाई है, वो कैसे सेठ साहब काट सकते हैं? आज जो ये सेठ साहब इतने बड़े से घर में बैठे ना, इनके पीछे हम गरीबों की मेहनत है। सेठ साहब हम गरीबों से खेतों में कितनी मेहनत करवाते हैं, हमें दो वक्त का खाना भी नहीं देते, और जब पैसे देने का समय आता है तो हमारे पैसे काट लिए जाते हैं। हम गरीबों की ये इज्जत है। कब से सेठ साहब के घर की बेल बजा रहा हूँ, कोई भी आगे दरवाजा नहीं खोला। खड़े खड़े मुझे 1 घंटा बीत गया है। वहाँ घर पे रज्जू मेरा इंतजार कर रही होगी। रज्जू कितनी उम्मीद में होगी। मेरी बेटी पिंकी भी मेरी राह देख रही होगी। उसको लग रहा होगा कि पापा आएंगे तो पैसे लेके आएंगे, फिर हम कल शॉपिंग करने जाएंगे। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरी बेटी पिंकी का छोटा सा दिल टूट जाएगा। ये अमीर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम गरीबों का इनको कोई एहसास नहीं है। कौन है? अंदर आओ। सेठ साहब, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए सेठ साहब। मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है सेठ साहब। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कुछ दिनों के बाद नया साल आने वाला है। मेरी बेटी पिंकी, उसको नए कपड़े चाहिए सेठ साहब। मेरी बच्ची की भी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं सेठ साहब, बिल्कुल आपकी बच्ची की तरह। कल मैंने मार्केट में भाभी जी को देखा था कि भाभी जी सबके लिए नए नए कपड़ों की शॉपिंग कर रही थी। आप अमीर लोगों को तो शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है, कभी हमारे बारे में सोचा करें। बोल लिया तुमने रामू, अपने जरा औकात में रहो। अपनी बच्ची को मेरी बच्ची से कंपेयर करो। आज तो बोल दिया, आइंदा ऐसा बोलने का सोचना भी नहीं। मेरे बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है, तो प्लीज औकात में रहो। सेठ साहब, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कोई कंपैरिजन कर ही नहीं रहा।
आपके औकात और मेरी औकात में बहुत फर्क है। मैं तो आपके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। पर मुझ गरीब पे तरस खाओ सेठ साहब। आपने मुझसे खेतों में दिन रात मेहनत करवाई, जब कहा मैं दौड़ा चला आया। कभी मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। आपको तो पता है बीच में कितना बीमार था, फिर भी मैंने अपना सारा काम ईमानदारी से किया सेठ साहब। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो आपने मेरे सारे पैसे काट लिए। थोड़ी देर के लिए भी आपको मुझ गरीब पे तरस नहीं आया सेठ साहब। आप अमीर लोग, हम गरीब हो गए क्या पीला जाने। हम लोग तनख्वाह मिलने के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपसे मैं अपना हक मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा। रामू चले जाओ यहाँ से। अगर मैंने अपने गार्ड्स को बुला लिया ना, वो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो कभी तुम नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे जो पैसे बनते थे वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब तुम्हें मैं एक कुटी पाई भी नहीं देने वाला। तो गेट लॉस्ट। सेठ साहब ऐसा मत करो, मेरे दिल से आह निकलेगी ना वो आपको बर्बाद कर देगी। मैं आपके आगे भीख नहीं मांग रहा, ये मेरा हक है। आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दो, मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है, किराया भी सर पे है और बिजली का बिल मुझे वो भी अदा करना है। सेठ साहब मेरे ऊपर तरस खा, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। तुम गरीब लोग सच में कितने लिच्चर होते हो। कह के थक गया हूँ कि तुम्हें एक कुटी पाई नहीं दूंगा, फिर बगैर तो कितना यहाँ खड़े हो। नए साल तो हजारों आएंगे जाएंगे, पर तुम लोग का हाल कभी नहीं बदलेगा। बस कीजिए सेठ साहब, बस कीजिए। आपको कोई हक नहीं है मेरी बेइज्जती करने का। ये मेरी परवरिश ही है जो मैं यहाँ चुप खड़ा हूँ। मैंने आपका नमक खाया है और मेरे खून में नमक हरामी नहीं है, वरना आपकी बातों का जवाब देना मुझे भी बाखूबी आता है। आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। सेठ साहब, सेठ साहब आपने अपने वचन का भी पास नहीं रखा। आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा आप उठाएंगे। आपने मुझे बीच राह पे छोड़ दिया। मैं जब इस गांव में नया नया आया था, मेरे पास हुनर था। वो आप ही थे ना जो मेरे पास आए थे और मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि रामू तुम मेरे खेतों में काम करोगे। तो रामू इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे गाँव के आसपास के लोगों से मालूम हुआ था कि तुम इस गाँव में नए आए हो और तुम्हारे हाथ में हुनर है। तुम काम की तलाश में थे, मैं तुम्हें काम पे रख लिया। तुम्हें तो मेरा एहसान मन होना चाहिए। सेठ साहब अपने आप से तो झूठ मत बोलिए। आपको डर था कि कहीं मैं मुंशी साहब के पास ना चला जाऊं। अगर आज मैं मुंशी जी के पास काम करता ना, तो जो आप बड़े से बंगले में बैठे ना, ये आपका नहीं मुंशी जी का होता। मेरी दिन रात की मेहनत की वजह से आप इस बड़े से बंगले में आराम कर रहे हैं और आपको मेरी मेहनत का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। आपने मुझसे गधों की तरह काम करवाया। तुमने जो मेरे खेतों में काम किया है ना, उसके मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए। और थू 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 थू, मेरे घर पे बुरी नजर मत लगाओ। ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें मेरा खून पसीना लगा है। और जब मैं इस गांव में आया था मेरी उम्र 17 साल थी। सेठ साहब आपने तो मेरी पूरी जवानी खा ली। आज मैं अपने फैसले पछताता हूँ कि काश आपकी जगह मैंने मुंशी जी के पास काम किया होता, तो आज मेरा अपना एक घर होता इस गांव में। मुंशी जी एक भले इंसान है, वो कभी गरीबों का हक नहीं मारते। मुझे ही आपको परखने में गलती हो गई, जिसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। सेठ साहब आप एक मफाद परस्त इंसान है, आपकी कभी अपने ऊपर नजर हटे ही नहीं कि आप कभी गरीबों का दर्द भी देख सके। आपको कृष्णा याद है जो अपने खेतों में काम किया करता था? एक दिन कृष्णा अब खेतों में कटाई कर रहा था कि गलती से उसका हाथ कट गया। कृष्णा को अस्पताल ले जाना दूर, आपने कृष्णा को कितना डांटा और उसको काम से निकाल दिया। आज बेचारा बेरोजगार पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इतनी बकवास सुन क्यों रहा हूँ। रामू चले जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी मेरे घर का रुख नहीं करना। तुमने मेरा सारा घर अपवित्र कर दिया अपने गंदे पाँव से। सेठ साहब कहने को तो आप लोग बड़े होते हैं, पर आप लोग की सोच वही छोटी होती है। सेठ साहब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा और मेरा हिसाब मेरा ऊपर वाला लेगा। मेरी मेहनत के पैसे मार के ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आज मैं आपको बद्दुआ देता हूँ कि आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे और ना ही आपके बच्चे। आ गए ना अपनी औकात पे। सेठ साहब मुझे इस लेवल पे गिरने में ना आपने ही मजबूर किया है, वरना मैंने सोचा था आपके पास आऊंगा, अपना पैसा लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। रामू अट्टे खट्टे हो, मेहनत करो, क्यों भीख मांग रहे हो? एक तो लोगों को भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, बार बार हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। इस फिट्टे मुंह को क्या लगता है ये मुझे बद्दुआएं देगा और मैं हिल के रह जाऊंगा? मुझे इसकी बद्दुआओं से डर नहीं लगता। अब तुम यहाँ से खुद जाओगे या अपने गार्ड को बुलाऊं? जा रहा हूँ मैं। आज फिर मुझे यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। मैं यहाँ कितनी उम्मीद लेके आया था। मैंने तो यही सोचा था कि आज सेठ साहब का जमीन जगा के ही रहूंगा, पर मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन बस अब मैं सेठ साहब के पास कभी नहीं जाऊंगा। अब वो मेरा हिसाब ऊपर वाले को देंगे। कल सुबह की नई किरण के साथ मैं नए काम की तलाश में निकलूंगा। मुंशी साहब के पास जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मुंशी साहब एक नेक दिल के इंसान है, मुझे काम पे जरूर रखेंगे। इस नए साल के साथ मेरी बेटी पिंकी भी नए कपड़े पहनेगी और बच्चों की तरह पिंकी मेरी बेटी भी नए साल की ढेरों सारी खुशियां मनाएगी। अभी उसका बाप जिंदा है। अगर मुझे अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने आप को बेचना पड़ा ना, तो अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन अपनी बच्ची को हर खुशी ला के दूंगा।
जिस तरह मैंने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी इसी सक्सेस रख के अपनी सारी जिंदगी गुजार दें। मेरे बच्चे भी इस दुनिया में एक अच्छा भविष्य जिएंगे, एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार कीजिए। थैंक यू।